नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर.के. सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 8 अगस्त और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 8 अगस्त 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर MCQs और उनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, किस देश में स्थित मैसाचुसेट्स राज्य और बोस्टन शहर ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को भारत दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये मैसाचुसेट्स राज्य और बोस्टन जो शहर है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यह दोस्तों जो मैसाचुसेट्स राज्य जो है ये अमेरिका में स्थित है और इसकी जो राजधानी है बोस्टन शहर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों जगहों पर 15 अगस्त को जो है भारत दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैसाचुसेट्स राज्य और बोस्टन शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? आपको अभी मैंने बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ की जो गवर्नर है यानी कि मैसाचुसेट्स की जो गवर्नर कौन है? मौरा हिली। और बोस्टन की जो मेयर हैं मिशेल वू ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे यानी कि भारत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने प्यारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जब कोई बाहर का देश अपने जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। मैसाचुसेट्स अमेरिका के 50 राज्यों में से एक है और इसकी राजधानी क्या है? आपको अभी मैंने बताया, बोस्टन जो है इसकी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। यह घोषणा भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में की गई है, ठीक। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स से इस प्रश्न से संबंधित जो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? हाल ही में भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों अभी ये भारत की जो प्रमुख प्रदर्शनी है वस्त्र उत्सव, यह हर साल आयोजित की जाती है। तो पूछा है 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में जो है वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रश्न से संबंधित। यह जो दोस्तों वस्त्र उत्सव है, यह जो है भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत, हस्तशिल्प और सतत फैशन का वार्षिक उत्सव है, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, फ्रेंड्स ऑफ दक्षिणा चित्र यानी कि FOD और दक्षिणा चित्र संग्रहालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जो 2026 में दोस्तों इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि 2026 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 15वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। और यह कब से कब तक आयोजन हुआ है इसका? तो आपको याद रखना है 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों। यह किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है श्री कुचलंबल कल्याण महल, चिटपेट, चेन्नई में इसका ये जो है स्थान है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको इसकी PDF मैं फ्री में दूँगा, ठीक है। आपको बस मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से आप ये PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? सारनाथ किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा सारनाथ किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है। इसे अभी दोस्तों यूनेस्को द्वारा
यूनेस्को द्वारा इसको अभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक, सारनाथ को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है दोस्तों। जो सारनाथ जो है एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक। तो आपको ये जगह याद रखनी है। तो दोस्तों क्या हुआ था कि 25 जुलाई को जो है दक्षिण कोरिया के बुसान में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में आधिकारिक तौर पर इसे जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक। कहाँ पे घोषित किया गया है? दक्षिण कोरिया के बुसान में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान जो है इसे जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो अब आपको याद रखना है कि टोटल कितने हो गए हैं भारत में विश्व धरोहर स्थल? 45 हो गए हैं, ठीक है। ये 45वां विश्व धरोहर स्थल है। और दोस्तों बात करें तो यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जानते हैं दोस्तों यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? बात हो रही थी दोस्तों यूनेस्को की, तो आइए यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यूनेस्को क्या है। इसका बात करें दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसका बात करें दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है, फ्रांस। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो आपको याद रखना 194 जो हैं इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं। और जो इसके जो वर्तमान महानिदेशक या डीजी कौन है, तो आपको याद रखने हैं ऑड्रे अजोले जो हैं इसके वर्तमान यूनेस्को के वर्तमान जो हैं महानिदेशक हैं, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीआई टैग से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो राजस्थान के किस शहर की पारंपरिक मोजरी यानी कि दोस्तों इसको जूती भी बोलते हैं, को जीआई टैग मिला है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर की ये पारंपरिक मोजरी या जूती है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आप देख सकते हैं यही दोस्तों मोजरी है या इसको यही वो जूतियाँ हैं जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राजस्थान के जोधपुर शहर की लगभग 200 साल पुरानी या दोस्तों 200 साल पुरानी पारंपरिक मोजरी या जूती को आधिकारिक जीआई टैग मिला है। तो यह दोस्तों 200 साल पुरानी पारंपरिक मोजरी है, ठीक है। केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को इसका प्रमाण पत्र सौंपा है। इसे मुख्य रूप से जोधपुर के जिंगर यानी कि जीन नगर समुदाय के 35,000 से अधिक कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब तक राजस्थान के 24 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो दोस्तों अब तक राजस्थान में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है टोटल 24 राजस्थान में जो है जीआई टैग उत्पाद जो है प्राप्त करता है, ठीक है। अब दोस्तों बात हो रही है राजस्थान की, तो आइए राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। बात करें दोस्तों तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 30 मार्च 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य की, यानी कि स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को इसका। राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी क्या है, जयपुर। इसको दोस्तों पिंक सिटी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
बात करें दोस्तों क्षेत्रफल राजस्थान का कुल कितना है, तो आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं तो आपको याद रखना है श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं राजस्थान के। वहीं बात करें जो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो श्री भजन लाल शर्मा जो हैं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। ठीक है, बात करें दोस्तों पड़ोसी राज्य कितने हैं राजस्थान के, तो आपको याद रखना है 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो हरियाणा हो गया, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, नगुल जथोम गंगटे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नगुल जथोम गंगटे जो हैं इनको जो है भारत का अगला राजदूत किस देश का नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। मैक्सिको का जो है इन्हें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हैं दोस्तों नगुल जखोम गंगटे, इनके आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। इन्हीं को जो है मैक्सिको का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है मैक्सिको में। ठीक है, भारत का अगला जो राजदूत है नियुक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। यह दोस्तों जो है 1994 बैच के भारतीय विशेष सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं, यहाँ सी नहीं होगा, IFS अधिकारी हैं। ठीक है, इन्हें ये दोस्तों जो है लैटिन अमेरिका देश मैक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, इस नियुक्ति से पहले दोस्तों ये क्या थे, विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। ठीक, इस नियुक्ति से पहले ये जो है थे ये भारत के विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। वे मैक्सिको में पूर्व राजदूत डॉक्टर पंकज शर्मा का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये इनकी नियुक्ति किनके स्थान पर की गई, तो ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर पंकज शर्मा की जगह पर इनका जो है इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले बात करें तो इन्होंने दोस्तों जो है ये गंगटे जी ने 2017 से 2021 तक जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम किया है। ठीक है, तो ये सारे इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल को मिला है। ठीक है, अजीत डोभाल को यह पुरस्कार दिया गया है। ये दोस्तों आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, यही अजीत डोभाल दिए हैं। इन्हीं को जो है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। ठीक, तो आइए कुछ जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, भारत के जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं अजीत डोभाल जी। इन्हीं के जो है वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और नीति के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार दोस्तों कब दिया गया है इनको, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह जो पुरस्कार है दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में प्रदान किया जाता है और यह दोस्तों हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। और इस बार जो दोस्तों 1 अगस्त 2026 की 106वीं पुण्यतिथि पर इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें दोस्तों तो अजीत डोभाल जी जो हैं यह पुरस्कार पाने वाले 44वें व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो यह पुरस्कार जो है इससे पहले 44 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है,
इससे पहले यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था 2023 में, फिर यह सुधा मूर्ति जी को मिला था 2024 में, और फिर नितिन गडकरी को 2024 में यह पुरस्कार जो है मिल चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। जुलाई 2026 में शुरू किया गया ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 किस क्षेत्र से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री सुरक्षा से संबंधित यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, तो जानते हैं इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या कब से कब तक आयोजित किया गया। और यह भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑपरेशन या युद्ध अभ्यास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप जानते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय नौसेना 20 से 30 जुलाई तक कोच्चि केरल स्थित दक्षिण नौसेना कमान में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन हुआ है। ठीक है, कब से कब तक हुआ था इसका आयोजन, तो आपको याद रखना है 20 से 30 जुलाई 2026 तक। और कहाँ हुआ था, कोच्चि, केरल के कोच्चि में स्थित जो है दक्षिण नौसेना कमान में इसका जो है आयोजन किया गया है। यह दोस्तों 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसमें दोस्तों भारतीय नौसेना और संयुक्त समुद्री बल की साझेदारी में यह आयोजित हुआ है। ठीक है, इस अभ्यास का जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह क्या है, समुद्री सहयोग, आपसी संचालन क्षमता और पेशेवर तैयारी को मजबूत करना इस अभ्यास का जो है मुख्य उद्देश्य है। इस अभ्यास में 26 देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। ठीक, तो इस अभ्यास में कितने देशों के प्रतिभागी शामिल हुए हैं थे, तो आपको याद रखना है 26 देशों के इस अभ्यास में प्रतिभागी शामिल हुए थे। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है ये कब से कब तक आयोजित किया गया है, इसका स्थान और किसके द्वारा यह आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह क्यों, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना यानी कि PMCSPY के कार्यान्वयन की योजना को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, इस योजना का दोस्तों जो उद्देश्य क्या है, तो उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करना इसका जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल रुपये 313.30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। तो दोस्तों इस योजना के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, तो आपको याद रखना है 313.30 करोड़ रुपए का जो है बजट जो है स्वीकृत किया गया है। ठीक, तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जो कक्षा 1 से 12 तक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य यानी कि मेन सब्जेक्ट के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया है जो AI को मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया है। ठीक है, और एक कक्षा 1 से 12 तक के लिए यह जो है सब्जेक्ट शामिल किया गया है। दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पंजाब सरकार ने जो है कक्षा 1 से 12 तक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों एक ऐतिहासिक पल है जब ये भारत का पहला राज्य बन गया है, ऐसा राज्य है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर रहा है। इस ऐतिहासिक कदम को
सरबत.ai परियोजना के तहत जारी किया गया है। तो दोस्तों यह जो है किस परियोजना के तहत जारी किया गया है? सरबत.ai परियोजना के तहत यह जारी किया गया है। तो दोस्तों यह जो है 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो पहले चरण में क्या होगा, कक्षा 8 से 12 तक के कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम में AI को जोड़ा जाएगा। और फिर दोस्तों जब दूसरा चरण चालू होगा तो बाद में कक्षा 1 से 7 तक के लिए आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है दोस्तों 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, ये दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 14 साउथ एशियन गेम्स का आयोजन 23 मार्च से 31 मार्च 2027 तक पाकिस्तान में किया जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सा संस्करण होगा, आपको याद रखना है 14वां संस्करण होगा ये। ठीक है, 14th एडिशन है। और यह कब से कब तक होगा, तो आपको याद रखना है 23 मार्च से 31 मार्च 2027 तक यह जो है पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और यह पाकिस्तान के दोस्तों 3 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से शहर हैं, तो आपको याद रखना है लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में यह आयोजित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहली बार जो है पाकिस्तान ने इन खेलों का जो है मेज़बानी कब करी थी, तो आपको याद रखना 1989 और 2004 के बाद में तीसरी बार जो है यह जो है पाकिस्तान इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान ने कब किया था इन खेलों की मेज़बानी, तो आपको याद रखना है 1989 और 2004 में। ठीक है, अब फिर इसका नेक्स्ट जो है 2027 में इसका आयोजन तीसरी बार पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, इन खेलों में दक्षिण एशिया के 8 देशों के लगभग 3500 एथलीट 27 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या याद रखना है, ये कब से कब तक होगा और कौन सा संस्करण है और यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आपको इसकी फ्री में PDF दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और दोस्तों हाँ, शाम को मैं टेक्निकल क्लास भी चालू करने वाला हूँ आज से। तो आप लोग जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।